3i एटलस एक ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कहीं अननोन जगह से पिछले कई सालों से लगातार सीधा हमारे प्लेनेट अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को रेगुलर बेसिस पर देखते होंगे तो आपको यह बात बखूबी याद होगी कि आज से कुछ महीने पहले मैंने ना सिर्फ आपको यह बताया था कि आखिर क्यों ये ऑब्जेक्ट इससे पहले आए दो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, बल्कि मैंने आपको यह भी प्रूफ करके दिखाया था कि क्यों ये ऑब्जेक्ट कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि किसी परग्रही सभ्यता का स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। अब देखो गाइस, बात अगर मैं अपनी पिछली वीडियो की ही करूं तो मैंने आपको यह भी बोला था कि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा और ये ऑब्जेक्ट हमारे प्लेनेट अर्थ की तरफ बढ़ेगा, हमारे रिसर्चर्स इसकी मिस्ट्री से एक ही झटके में पर्दा उठा देंगे। बट गेस व्हाट, शायद रिसर्चर्स के ऊपर मेरा यह भरोसा काफी हद तक गलत साबित हुआ। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि रिसेंटली 3i एटलस ने आउटर स्पेस में एक ऐसी अजीब हरकत कर दी है जिसे देखने और समझने के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। अब आखिर क्या है वो हरकत और क्यों समय के साथ इस ऑब्जेक्ट की मिस्ट्री सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती हुई चली जा रही है, चलिए विद प्रूफ उसे भी सॉल्व करते हैं। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका उस चैनल पर जहां पर हर बार मिस्ट्रीज को विद प्रूफ सॉल्व किया जाता है। गाइज, आपको आज से कुछ दिन पहले हुआ रेड मून इवेंट तो याद ही होगा। असल में जहां एक तरफ हम सभी लोग अपने घर की टेरेस पर खड़े होकर इस ब्लड मून या फिर रेड मून वाले इवेंट का मजा ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कुछ जाने माने एस्ट्रो फोटोग्राफर्स नामीबिया डेजर्ट में किसी एक स्पेशल चीज को देखने का ट्राई कर रहे थे। असल में देखो, अफ्रीका का नामीबिया डेजर्ट दुनिया की वन ऑफ द डार्केस्ट स्काई वाली लोकेशन में से एक लोकेशन है। अब इंटरेस्टिंगली, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ल्यूनर एक्लिप्स हुआ था जिसमें अर्थ की शैडो ने चांद की रोशनी को पूरे ही तरीके से रोक दिया था, तो इसी और ज्यादा अंधेरे का फायदा उठाते हुए कुछ एस्ट्रो फोटोग्राफर्स ने स्काई में एक बेहद ही अजीब चीज की फोटो को क्लिक करने का ट्राई किया। एंड यस, आपने पूरे ही तरीके से सही गैस किया, वो ऑब्जेक्ट था 3i एटलस। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इन एस्ट्रो फोटोग्राफर्स के द्वारा 3i एटलस की लेटेस्ट फोटो को क्लिक किया गया, लिटरली उस फोटोग्राफ ने पूरी ही दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी को शॉक में डाल दिया। असल में गाइस, ये थी वो फोटोग्राफ जिसमें आप भी स्पेस में ग्रीन ब्राइट कलर में ग्लो करते हुए 3i एटलस को देख सकते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इस फोटोग्राफ में ऐसा था ही क्या जिसकी वजह से रिसर्चर्स की रातों की नींदें उड़ गई। असल में देखो गाइस, किसी भी नेचुरल कॉमेट का इस तरीके से स्पेस में ग्रीन दिखना काफी ज्यादा कॉमन है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी कॉमेट के अंदर एक सिंपल सा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जब कॉमेट का न्यूक्लियस गर्म होता है तो उसके अंदर मौजूद डाई एटमिक कार्बन यानी कि कार्बन के बीच के मौजूद बॉन्ड्स सन से अल्ट्रावायलेट रेज के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर में ग्लो करना शुरू करते हैं। लेकिन बात अगर 3i एटलस की जाए तो जितने समय से हमने इसके ऊपर रिसर्च करी है उससे एक बात तो पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि इस 3i एटलस के अंदर ये डाई एटॉमिक कार्बन्स तो मौजूद है ही नहीं। तो इस केस में जब इस कॉमेट के अंदर वो केमिकल बॉन्ड बन ही नहीं सकते हैं तो ये इस तरीके से ग्रीन कलर का ग्लो कर कैसे सकता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस कॉमेट या फिर ऑब्जेक्ट की ये अजीब सी एक्टिविटी को देखते हुए दुनिया भर के कुछ बड़े बड़े रिसर्चर्स का ये मानना है कि ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ये ऑब्जेक्ट खुद से ही ग्रीन कलर की लाइट को इमिट कर रहा हो। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि अब जैसे जैसे ये अनजान मेहमान हमारे प्लेनेट अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, इसके बारे में हमें कुछ बेहद ही अजीब सी बातें भी पता चल रही हैं। नंबर 1, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पानी से ज्यादा है। इसके अलावा ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है ये मेजॉरिटी मेटल का बना हुआ है और उस मेटल का नाम निकेल है। अब ये सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि भाई इनमें कौन सी ही बड़ी बात है। वेल गाइज, सच तो ये है कि ये दोनों ही बातें अपने आप में बहुत बड़ी हैं। असल में देखो, बात अगर किसी भी नेचुरल कॉमेट की जाए तो उसमें कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पानी से ज्यादा नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्मली जिन भी कॉमेट्स में मेटल की क्वांटिटी ज्यादा होती है उनमें सब्लिमेशन प्रोसेस सन के नजदीक पहुंचने के बाद ही स्टार्ट होता है। असल में देखो गाइज, सब्लिमेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें एक्सट्रीम हीट की वजह से कोई भी मेटल सीधा का सीधा भाप में कन्वर्ट हो जाती है, और जब ये प्रोसेस होता है तो हमें वो भाप या फिर उससे निकलते हुए क्लाउड्स एक तरीके से टेल लाइक शेप में अपने टेलीस्कोप में देखने को मिलते हैं। लेकिन बात अगर 3i एटलस की जाए तो उसमें हमें इन तरीके के टेल्स सन के पास नहीं बल्कि उस वक्त दिखाई दिए जब ये मार्स और जुपिटर के बीच में था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि खुद
हमारे रिसर्चर्स ओपनली इस बात को बोल रहे हैं कि उस लोकेशन पर जहां पर 3i एटलस में ये वेपर्स देखी गई, वहां पर इतनी हीट मौजूद है ही नहीं कि कोई भी मेटल वेपराइज हो सके। तो अब सवाल तो ये है कि फिर इस कंडीशन में ये 3i एटलस जिस तरीके की क्वालिटीज को दिखा रहा है वो प्रैक्टिकली किस कैटेगरी में जाकर फिट होती है। असल में देखो गाइस, बात अगर इसकी उन क्वालिटीज की करें जो रिसेंटली 3i एटलस दिखा रहा है, तो वो मेजॉरिटी किसी नेचुरल कॉमेट से कहीं ज्यादा किसी आर्टिफिशियल डेवलप हुए स्पेसक्राफ्ट से मैच करती है। क्योंकि नॉर्मली जब भी हम किसी भी स्पेसक्राफ्ट को आउटर स्पेस में भेजते हैं तो नंबर 1 हम उससे किसी भी तरीके की लाइट को इमिट करा सकते हैं, फिर वो चाहे ग्रीन ही क्यों ना हो। और नंबर 2 जब स्पेस में हमें अपने स्पेसक्राफ्ट की स्पीड या फिर रोटेशन को कंट्रोल करना होता है तो हम उसमें लगे थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब हम हमारे स्पेसक्राफ्ट के उन थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तब भी हमें उनमें उन्हीं तरीके के गैसेस के क्लाउड्स या फिर आउटबर्स्ट देखने को मिलते हैं, जिसके चलते हुए अगर आज की डेट में हम इस 3i एटलस को एक नेचुरल कॉमेट ना मानकर कोई एक स्पेसक्राफ्ट की कैटेगरी के अंदर डालें तो सरप्राइजिंगली ये उसके अंदर 98% तक फिट होता है। बट वेट अ सेकंड, भाई 98% अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो क्या हम सिर्फ इसके कंपोजिशन या फिर इन गैसेस के आउटबर्स्ट के बेसिस पर ही ये मान रहे हैं कि ये कॉमेट ना होकर एक स्पेसक्राफ्ट हो सकता है? वेल गाइस, सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों के अलावा रिसेंटली ये ऑब्जेक्ट एक ऐसी अजीब चीज भी कर रहा है जिसको जानने के बाद कोई भी क्वालिफाइड साइंटिस्ट इसे एक कॉमेट कह ही नहीं सकता। वेल, क्या है वो चीज, चलो वो भी जानते हैं। 1 जुलाई 2025 ये वो दिन था जब 3i एटलस को एटलस टेलीस्कोप से देखा गया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इस ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन में हमें 1% का डेविएशन देखने को नहीं मिला है। असल में देखो, जब भी कोई भी नेचुरल कॉमेट या फिर एस्ट्रॉयड हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ट्रेवल करता है तो उसे बहुत सी नेचुरल चीजों से फाइट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए, जब भी वो कॉमेट सन के पास से गुजरता है तो क्योंकि उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके बहुत से एलिमेंट्स न सिर्फ भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं बल्कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जलकर खत्म भी हो जाता है। अब जब ये चीज होती है तो सडनली उसका वेट काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से या तो उसकी स्पीड रैपिडली बढ़ जाती है या फिर स्लो हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब जब ये कॉमेट अलग अलग प्लैनेट्स के पास से होकर गुजरता है तो उन प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से नॉर्मली ऑलमोस्ट सभी कॉमेट्स या फिर एस्ट्रॉयड हर कुछ महीने में अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। लेकिन बात अगर इस 3i एटलस की जाए तो पिछले 4 महीनों में ना ही हमें जरा सा भी फर्क इसकी डायरेक्शन में देखने को मिला है और ना ही स्पीड में। नॉर्मली इस तरीके की गाइडेड जर्नी सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हीं ऑब्जेक्ट्स या फिर सैटेलाइट में देखने को मिलती है जिसे किसी भी इंटेलिजेंट सभ्यता के द्वारा बनाकर अपने टारगेट तक भेजा जाता है। अब देखो गाइस, इस ऑब्जेक्ट के बारे में ये सब कुछ जानने के बाद अपने दिल को तसल्ली देते हुए रिसर्चर्स ने ये बोला कि मे बी क्योंकि इस 3i एटलस का साइज अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है तो मे बी ये हो सकता है कि इसी ही बढ़े हुए साइज की वजह से ये कुछ इस तरीके की सटीक सी ट्रैवलिंग कर रहा हो। बट गेस व्हाट, उनकी ये सोच भी आगे चलकर उन्हीं पर भारी पड़ गई। 67P क्यूरिमोव गैरिसिमिंको। वेल गाइस, ये अजीब सा नाम उस कॉमेट का है जिसका डायमेंशन काफी हद तक 3i एटलस से मिलता जुलता है। अब बात अगर इसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जाए तो ये हमें अपना 100 किलोमीटर पर डे का NGA दिखाता है। असल में नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर कोई भी कॉमेट, प्लेनेट या फिर स्पेस ऑब्जेक्ट बिना किसी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के दूसरे नॉर्मल स्पेस कॉजेस की वजह से अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करता है। तो इस केस में एक कॉमेट जिसका डायमेंशन और वेट भी काफी हद तक 3i एटलस से मिलता जुलता है, अगर वो हर दिन 100 किलोमीटर के डिफरेंसेस को हमें दिखा रहा है तो फिर आखिर ये 3i एटलस हमें 1 किलोमीटर का भी डिफरेंस जनरेट करता हुआ क्यों नहीं दिखता? वेल गाइस, ये अपने आप में इतनी बड़ी पजल है जिसे इतना समय गुजार देने के बावजूद भी हमारे साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और ये जानने के बाद अगर आपको ये लगता है कि ये पीस ही पजल का सबसे बड़ा मिस्टीरियस पीस है तो सॉरी टू से दिस, लेकिन कहानी तो यहां से शुरू होती है। असल में गाइस, अगर आपको याद हो तो अब से कुछ मिनट पहले मैंने आपको यह बताया था कि हमारी रीसेंट स्टडी ये बात पूरे तरीके से क्लियर कर चुकी है कि 3i एटलस के अंदर
निकेल मेटल बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि ये कॉमेट समय समय पर खुद से कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करता है और टेक्निकली यही है हमारे रिसर्चर्स के लिए तीसरी सबसे बड़ी पजल। असल में देखो गाइस, नॉर्मली जो भी स्पेसक्राफ्ट हम किसी दूसरे प्लेनेट पर रिसर्च करने के लिए भेजते हैं, अक्सर हम जिन रॉकेट्स इंजन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी कंप्लीटली निकेल एलॉय से ही बनाया जाता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब उनका ये इंजन काम करना स्टार्ट करता है तब उससे भी एग्जॉस्ट गैसेस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होती है और इसी प्रोसेस को सर्टेन टाइम में बार बार दोहराते हुए हम ना सिर्फ अपने स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में सही स्पीड दिलाते हैं बल्कि हम उसे सही डायरेक्शन में होल्ड भी कर पाते हैं। अब बात अगर 3i एटलस की जाए तो ये सारी ही क्वालिटीज हमें इसके अंदर भी देखने को मिल रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैसे जैसे ये चीज हमारे प्लेनेट के करीब आ रही है अब तो हमें उसके अंदर से निकलने वाली लाइट तक दिखने लगी है और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज की डेट में भी विद प्रूफ कोई भी रिसर्चर ये नहीं बोल पा रहा है कि ये सिर्फ एक नेचुरल कॉमेट है। तो चलो इस पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये कोई नेचुरल कॉमेट नहीं बल्कि कोई एडवांस स्पेसक्राफ्ट है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर क्या कभी भी इस स्पेसक्राफ्ट ने अपनी मौजूदगी को हम इंसानों को दिखाया है या फिर हमारे प्लेनेट अर्थ पर मौजूद रिसर्चर से कभी भी कांटेक्ट करने का ट्राई किया है? वेल गाइस, उसका आंसर है हाँ, शायद किया है। असल में गाइस, इस 3i एटलस पर पिछले कई महीनों से लगातार रिसर्च करने के बाद नासा के एक साइंटिस्ट डॉक्टर मार्को मिशेली एक बेहद ही अजीब सी पॉसिबिलिटी के साथ दुनिया के सामने आए। असल में मार्को वही रिसर्चर हैं जिन्होंने 3i एटलस से पहले आए दो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट यानी कि बोरिसोव और ओमुमुआमा पर भी डीप स्टडी की थी। अब बात अगर उनकी लेटेस्ट पॉसिबिलिटी की जाए तो उनके अकॉर्डिंग साल 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप का यूज करते हुए 72 सेकंड के जिस एक इनक्रेडिबली पावरफुल नैरो बैंड रेडियो सिग्नल को सुना था उसकी फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज थी। अब अकॉर्डिंग टू मार्को, क्योंकि ये चीज हमें नैरो बैंड पर रिसीव हुई थी तो इससे बात पूरे तरीके से क्लियर होती थी कि ये सिग्नल नेचुरली इमिट नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली इसे किसी एडवांस स्पेसक्राफ्ट या फिर एडवांस सभ्यता के द्वारा अर्थ पर भेजा गया था। और देखो, यही वो एक सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए इस सिग्नल को उस समय से लेकर आज तक भी वाओ सिग्नल के नाम से जाना जाता है। बट Here is a catch। असल में देखो, अगर हम साल 1977 में रिसीव हुए उस वाव सिग्नल की बात करें तो उसकी ओरिजिनेट डायरेक्शन सैगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ थी। अब इंटरेस्टिंगली अगर हम इस 3i एटलस की ट्रेजेक्टरी को देखें और उसको रिवर्स इंजीनियर करें तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि इसकी भी हमारे सोलर सिस्टम में घुसने की डायरेक्शन सैगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से ही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मार्को जब रिसेंटली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें इस ऑब्जेक्ट से इस बार सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर एक पावरफुल सिग्नल रिसीव हुआ, जिसको सिमुलेशन में 72 सेकंड तक स्ट्रेच करने के बाद मार्को को यह पता चला कि उसका पैटर्न साल 1977 में रिसीव हुए वाव सिग्नल के स्ट्रक्चर से काफी हद तक मैच करता है। हालांकि देखो गाइस, इन तरीके की सिग्नल मैचिंग में प्रैक्टिकली कई महीनों का समय लगता है, लेकिन हमारे सामने आई इनिशियल रिपोर्ट काफी हद तक इस ओर इशारा कर रही है कि मे बी साल 1977 में इसी 3i एटलस ने हम इंसानों से कनेक्ट करने के लिए उस वाव सिग्नल को भेजा था। तो क्या अब इस पॉइंट पर यह माना जा सकता है कि हम इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की मिस्ट्री को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे? वेल गाइस, प्रैक्टिकल बात तो यह है कि अगर देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सच है। और ऐसा देखो इसलिए है क्योंकि जिस पॉइंट पर हमें इस ऑब्जेक्ट की सबसे क्लियर और क्लोजेस्ट इमेज मिलती उस पॉइंट पर ये सन और अर्थ के बीच होने की बजाय सन की दूसरी साइड पर होगा और जब तक हम अपने ऑर्बिट में उस लोकेशन पर पहुंचेंगे जहां पर ये हमें दोबारा से दिखाई देगा, क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होगी तो ये हमसे और दूर जा चुका होगा। और यही वो सारे रीजन है जिसके चलते हुए जहां एक तरफ अब तक इस पूरे ही ऑब्जेक्ट की सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जानी चाहिए थी, प्रैक्टिकली वो आज की डेट में और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। लेकिन एक बात जो पूरे तरीके से सच है वो ये है दोस्तों कि ये मोमेंट हमारी पूरी जिंदगी का इकलौता ऐसा मोमेंट हो सकता है जब कोई दूसरी सभ्यता का एडवांस प्रोब हमारे प्लेनेट के इतने नजदीक से गुजरेगा। और बाई चांस अगर हमें इसकी सच्चाई पता चल गई तो यही पल हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल भी बन सकता है।
वैसे गाइज अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या ये 3i एटलस एक नेचुरल कॉमेट है या फिर कोई एडवांस स्पेसक्राफ्ट? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो मेरी रिसर्च पसंद आई हो तो हर बार की तरह इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। इसके साथ ही विद प्रूफ इन्हीं तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। मिलते हैं एक और एपिसोड में, टिल देन जय हिंद।